आज पारुल के देवर की शादी थी। पारुल एक बहू और एक भाभी का फर्ज निभा रही थी, पर बेमन से, क्योंकि पारुल को पता था उसके ससुराल में उसकी और उसके पति की क्या औकात है। पारुल का बिल्कुल मन नहीं था कि वह देवर की शादी में कोई भी काम करे, पर दुनिया उसे ही गलत समझती। देवर की बारात निकल चुकी थी। पारुल भी बारात में शामिल थी। बारात को लड़की वालों के शहर पहुंचने में कम से कम 8 घंटे का समय लगता। पारुल काफी थक भी चुकी थी, तो वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई और पुरानी बातों को याद करने लगी, जिसे याद करके उसके मन घृणा से भर जाता था। आज से 3 साल पहले पारुल इस घर की बहू बनकर आई थी। पारुल का पति बहुत ही अच्छा था और उसे बहुत मानता था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही बुरा है और उसकी एक शादीशुदा ननद थी, जो कि रिश्ते में तो उससे छोटी थी और बहुत ही मुंहफट और बदतमीज थी। हालांकि पारुल की शादी तय होने से पूर्व ही कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने पारुल के माता पिता को बताया था कि लड़का तो बहुत अच्छा है, पर उसके माता पिता और बहन का स्वभाव बहुत ही बुरा है। बहन तो चलो शादीशुदा है, मिलना ही कितना होगा। और पारुल का देवर भी बहुत शातिर किस्म का था, लेकिन दिखता नहीं था। पारुल जैसे ही विदा होकर ससुराल आई थी, अपनी ननद की तीखी मिर्ची वाली बातों से समझ गई थी कि वह बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत है और उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं। और वह यह भी समझ गई थी कि उसके सास ससुर अपनी बेटी की बदतमीजी को सही मानते हैं, क्योंकि वह इस घर की इकलौती बेटी थी। पारुल के माता पिता को लगा था कि चलो शादी कर देते हैं, कौन सा पारुल को ससुराल में रहना है, वह तो अपने पति के साथ ही चली जाएगी, कुछ दिन तो वह झेल ही सकती है। यह सोचकर पारुल के माता पिता ने उस घर में उसकी शादी कर दी थी, यह जानते हुए कि उस घर में सास ससुर बहुत ही बुरे स्वभाव के हैं। पारुल को याद आने लगा कि कैसे उसके ससुराल आते ही उसकी ननद ने उसका सारा सामान खोलकर तितर बितर कर दिया था और उसमें से जो भी मेकअप, बैग, पर्स, सूट, साड़ियाँ उसे पसंद आ रही थी, वह सब बाहर रख ले रही थी, बिना अपनी भाभी से पूछे। पारुल को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि पारुल के ननद ने अपनी भाभी के 2-4 सोने के जेवर भी रख लिए, जो कि उसके मायके के थे, वह भी भाभी से पूछे बिना। कपड़े और सामान के लिए तो पारुल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जेवर का इस तरह से ले लेना पारुल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जेवर माँ बाप कितने मेहनत से पैसे जमा करके बेटी को देते हैं। इसलिए अपने जेवरों के लिए पारुल ने मुंह खोल दिया था और बोला था कि दीदी यह जेवर मत लीजिए, मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं। तो ननद ने हंगामा मचा दिया था कि देखो आज ही विदा होकर आई और तेवर तो देखो, इस घर की मालकिन बन रही है। ननद का हक होता है, यह इसे पता ही नहीं। पारुल ने बोला, हाँ दीदी मुझे पता है, ननद का हक होता है, इसलिए तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरा सारा सामान खोल दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन यह जेवर मेरे पापा की मेहनत के पैसे का बना हुआ है और यह मैं आपको नहीं दे सकती। आपका जो नेक मेरे मायके से आया है वह अलग ट्रॉली में पड़ा हुआ है। पारुल का इतना बोलना था कि पारुल की ननद ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया। उसके साथ ही साथ नंदोई ने भी आग में घी डालने का काम किया और अपने सास ससुर से बोलने लगे, आपकी बहू ने तो आते ही हमारी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, और पता नहीं क्या क्या। इस पर पारुल की सास ने नई नवेली दुल्हन को रूम में आकर बहुत डांट लगाई थी और बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी दामाद की बेइज्जती करने की, तुरंत चलकर मेरी बेटी दामाद से माफी मांगो। पारुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। उसने अपने पति की ओर देखा। पारुल के पति को अपनी बहन और बाकी घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से बोला, माँ तुम अपनी बेटी को समझा दो, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अभी खुद को छोटी बच्ची समझती है, क्या उसे इतनी अक्ल नहीं कि किसी का सामान उससे पूछे बिना नहीं लिया जाता। पारुल कोई माफी नहीं मांगेगी, तुम्हारी बेटी दामाद से उसने कोई बदतमीजी नहीं की है और अब वह मेरी धर्म पत्नी है, तो पारुल की इज्जत मेरी इज्जत है
और मैं अपनी पत्नी की इज्जत कम नहीं होने दे सकता, वह भी बिना किसी गलती के। और जाकर अपनी बेटी दामाद को समझा दो कि मेरी पत्नी से दूर रहें। अब तो पारुल के पति की बातें सुनकर पूरे घर में हंगामा मच गया। सास ससुर देवर ननद नंदोई सब एक साथ चिल्लाने लगे कि देखो, आज ही विदा होकर आई लड़की ने आते ही घर में लड़ाई करवा दी, और आज ही आई इस लड़की के लिए बेटा माँ बाप और भाई बहन बहनोई सबके खिलाफ हो गया। तो पारुल के पति ने बोला, यह कोई लड़की नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, शादी की है मैंने इससे, तो इसके साथ कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहकर वह पारुल को अपने रूम में लेकर चला गया और उसके माँ बाप भाई बहन सब देखते रह गए। और फिर 2 घंटे तक पारुल पुराण चलता रहा। उस दिन के बाद से पारुल और उसके पति की उस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था, लेकिन इससे पारुल के पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोलता था, जिसे जो करना है करे, जो गलत है वह गलत है, और मैं गलत का साथ नहीं देने वाला, और मैं अपनी पत्नी का साथ क्यों ना दूं। लेकिन इसके साथ ही साथ पारुल के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ गई। अब हर वक्त सास ससुर उसे कुछ ना कुछ ताना मारते ही रहते, और हर बात तो वह अपने पति को नहीं बताने जाती। यदि एक गिलास पानी भी वह अपनी सास को देती तो उसमें भी 10 कमियां निकाल देती थी। ननद ने तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। उसके बाद पारुल के पति का अपनी नौकरी पर वापस जाने का समय आ गया। वह पारुल को लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसकी सास ने यह बोलकर कि तुरंत नई बहू को लेकर जाना सही नहीं है, कम से कम 2 महीने इसे यहाँ रहने दो, कहकर पारुल को नहीं जाने दिया। यह 2 महीने पारुल के लिए काल बन गए। पारुल 2 महीने तक वही रहेगी, यह सुनकर ननंद भी अपने ससुराल नहीं गई और बोली, मैं भी 2 महीने भाभी के साथ रह लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। और पारुल का पति और देवर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए। अब तो सास ससुर और ननंद ने मिलकर पारुल को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया। अब पारुल के ससुराल वालों को पता था कि पारुल का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं, इसलिए अब उसे वह बुरी तरह से परेशान करने लगे। घर का सारा काम सास और ननंद ने पारुल के सर पर डाल दिया और बात बात पर उसे ताना मारते। और यदि पारुल फोन पर किसी से बातें कर रही होती तो उसके ससुर पूरे घर में जोर जोर से चिल्लाते कि पता नहीं किससे बातें करती रहती है, कैसा चरित्र है मेरी बहू का, इतनी बातें भला कौन करता है, फोन के दूसरे साइड कौन है, किसने देखा। यह सब सुनकर पारुल के तन बदन में आग लग जाती। उसे लगता कि तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वह अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचा, चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो सब ठीक हो जाएगा। पारुल अगर विरोध भी करना चाहती थी तो कर नहीं पाती थी, क्योंकि वह तीनों मिलकर एक हो जाते और उसे अकेला कर देते, इसलिए उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। पारुल के घर एक काम वाली रोज यह सब देखती थी और बोलती थी, यह बहुत गंदे लोग हैं। कभी पारुल के सास ननद बोलते इसे खाना बनाना नहीं आता, कभी बोलते इसे खाना खाना नहीं आता, कभी उसके ससुर बोलते इसे दूसरों के सामने बात करने की तमीज नहीं है, कभी उसके ससुर बोलते नाम की डिग्री ले रखी है, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, पैसे देकर डिग्री खरीदी होगी, वगैरह वगैरह बोलकर उसे बेइज्जत करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। पारुल का मन होता कि वह इनका मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन वह अकेले बवाल नहीं करना चाहती थी। एक दिन तो हद हो गई। पारुल की सास ने उसे बाथरूम में गर्म पानी रखने को कहा। पारुल ने बाथरूम में गर्म पानी रख दिया तो सास ने बोला, जानबूझकर मुझे जलाने के लिए इतना गर्म पानी रखा था, मेरा तो दिल किया कि वह गर्म पानी की बाल्टी तेरे ऊपर ही लाकर डाल दूं। पारुल के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने बोला, हिम्मत है तो डाल कर देखिए, फिर मैं क्या करती हूँ, समझ क्या रखा है मुझे, मेरी पढ़ाई को ताना मारते हैं ना, मेरे साथ कुछ करके तो देखिए, फिर पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। आज पारुल ने पूरा रौद्र रूप अपना लिया था। उसकी ननद ने उससे बोला, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम अकेली हो, समझी ना, तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है। तो पारुल ने बोला, मैं अकेले ही तुम तीनों के लिए काफी हूँ, सुधर जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पारुल की आंखें देखकर उसके सास ससुर और ननद को डर लगा कि अभी वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। पारुल सीधा अपने रूम में गई और जोर से रूम का दरवाजा बंद किया और सीधा अपने पति को फोन लगाया और बोला, मैं इन जानवरों के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत आकर मुझे लेकर जाओ।
फ़ोन पर मैं सारी बातें नहीं बता सकती। बस इतना जान लो, तुम्हारे माँ बाप और बहन इंसान नहीं है, और मैं उनके साथ रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पारुल के पति की समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं कल ही आता हूँ। अगले ही दिन पारुल का पति आ गया और बोला, मैं पारुल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ ने बोला, पागल हो क्या, मैंने बोला था ना 2 महीने वह यहीं रहेगी। तो उसके पति ने बोला, नहीं, वह मेरी पत्नी है और मेरे साथ ही रहेगी, इसके लिए मुझे किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और वह पारुल को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद एक अनजानी सी दुश्मनी पारुल और उसके सास ससुर और ननंद और देवर के बीच हमेशा बनी रही, जो आज भी कायम है। इसके बाद यदि पारुल और उसके पति 2 दिनों के लिए भी वहां गए तो उन लोगों ने बात बात पर इन दोनों को ताने मारे और बेइज्जती की। 2 दिन भी उनका वहां रुकना मुश्किल कर दिया। उन्हें घर की कोई बातें नहीं बताते थे, किसी फैसले में उन्हें शामिल नहीं करते थे, पर हाँ, यह उम्मीद जरूर करते थे कि बहू आई है तो सारा घर अपने कंधों पर संभाल ले। पारुल यदि 2 दिन के लिए भी जाती तो उसके ऊपर सारे घर के काम पड़ जाते, कोई कुछ नहीं करता। पारुल और उसका पति सिर्फ नाम का रिश्ता निभा रहे थे। उसके सास ससुर देवर ननंद एक स्वार्थ का रिश्ता निभा रहे थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ पारुल के सास ससुर पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर पारुल और उसके पति की शिकायतें भी करते थे, लेकिन मोहल्ले वाले पहले से ही जानते थे कि यह लोग कैसे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि गलती किसकी होगी। इसलिए पारुल और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई। पारुल माँ बन चुकी थी और अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कोई रस्म निभाने के लिए ससुराल आई थी। पारुल के ससुराल वाले इतने नीच थे कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि पारुल का इतना छोटा बच्चा है जिसे माँ की देखभाल की ज़रूरत है। उन्होंने पारुल के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और उसके बच्चे को भी कोई नहीं पकड़ता था। अब वह अपना बच्चा देखे या घर, और बच्चा भूख से रोता था पर उसे दूध पिलाने का वक्त नहीं होता था। उन नीच लोगों को यह भी नहीं दिखता था कि वह बच्चा उनका अपना पोता है और उनका अपना खून है। उनके लिए तो बस अपनी बेटी के बच्चे अपने थे, और उनके अपने दोनों बच्चे, उनकी बेटी और उनका छोटा बेटा, जो कि उन्हीं की तरह मक्कार और धूर्त थे, वह उनके अपने थे। और क्योंकि बड़ा बेटा उनके जैसी गंदी फितरत का नहीं था और अच्छे स्वभाव का था, इसलिए वह कभी भी उनका अपना नहीं था और ना हो सकता था। तो फिर उसके बीवी और बच्चे उनके अपने कैसे हो सकते थे। अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाने के कारण पारुल और उसके पति ने तय किया कि वह यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी रस्म हो। उनके लिए पहले उनका बच्चा जरूरी है, और वह वहाँ से चले गए। पारुल के सास ससुर हंगामा करते रहे, पर उन्होंने उनकी एक ना सुनी और बोले, जब आप लोगों को हमारे बच्चे की कोई कद्र ही नहीं तो उसके लिए रस्म करने का क्या फ़ायदा। हम जा रहे हैं, हमारे लिए हमारा बच्चा पहले ज़रूरी है। अब तो पारुल के सास ससुर अपनी बहू से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। उसके बाद पारुल और उसके पति कभी भी वहां नहीं गए। आज सालों बाद वह अपने घर आए थे, वह भी छोटे भाई की शादी में, जो कि उसके माँ बाप ने उन्हें बिना बताए चोरी छुपे तय कर दी थी। और उन्हें आखिर के एक हफ्ते में बताया गया था कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था पारुल और उसके पति को कि घर के छोटे बेटे की शादी है और घर के बड़े बेटे बहू को मेहमानों की तरह बताया जा रहा है। कुछ भी पता नहीं लगने दिया गया उन्हें। पारुल का पति तो वहां जाना भी नहीं चाहता था, बोला कि मुझे बताया ही नहीं तो मैं वहां क्यों जाऊं। लेकिन पारुल ने बोला, जाने दो, आज तक कौन सा उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है जो अब करेंगे। हमें कौन सा उस परिवार का सदस्य समझा है। जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, वह फर्ज भी हम निभा देते हैं ताकि कुछ भी बोलने को ना बचे। उसके बाद तो मैं वहां नहीं जाने वाली, क्योंकि वहां रहने का मतलब है कि भूल जाओ कि तुम्हारी कोई जिंदगी है, बस उनके नौकर बनकर रहो। और पारुल और उसके पति एक हफ्ते पहले अपने घर आए, और जैसा कि हर बार होता है, पारुल के आते ही घर के सारे काम पारुल के सर पर डाल दिए गए, जिसे करते करते वह बुरी तरह थक जाती थी। हाँ, घर के मुख्य फैसले और शॉपिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ननद पर थी, जो कि वह बहुत मजे से करती थी, आखिर मालकिन जो थी घर की। लेकिन पारुल ने सोचा, छोड़ो, कुछ दिनों की बात है, मुझे क्या लेना देना, जिसे जो करना है करे। हाँ, लेकिन पारुल अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख रही थी। यही सोचते सोचते पारुल की नींद खुल गई और उसने देखा अब बारात अपने जगह पर पहुंचने वाली है। पारुल ने सोचा, चलो अब शादी हो जाए तो उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊं।
क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा दिन तक रहना मतलब सरदर्द और परेशानियाँ। पारुल को और अधिक दुखी करने के लिए सहबाले के रूप में ननन के बेटे को बिठाया गया था, जबकि घर का सबसे छोटा पारुल का बेटा था और सहबाला उसे बनना चाहिए था। ननन मजे से अपने 10 साल के बेटे को लेकर दूल्हे के कार में बैठी हुई थी, क्योंकि वह सहबाला था, और पारुल अपने छोटे बच्चे को लेकर पीछे बस में बैठी हुई थी। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इतना छोटा बच्चा बस में कितना परेशान करेगा, क्योंकि यह सब कुछ तो जानबूझकर पारुल को बेइज्जत करने के लिए किया गया था। लेकिन पारुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए तो अब उसके ससुराल वाले कोई मायने ही नहीं रखते थे। वह तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहती थी। खैर, बारात अब जगह पर पहुंच चुकी थी। बारात में पारुल की सास नहीं आई थी, वह घर पर ही दुल्हन के स्वागत के लिए रुकी थी। पारुल के देवर और ननन ने लड़की वालों के सामने काफी ड्रामे किए थे, और लड़की वाले भी यह समझ चुके थे कि यह लोग कितने अच्छे लोग हैं, और यह सारी नौटंकियों के साथ लड़की विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी। और फिर जब घर की छोटी बहू अपने ससुराल पहुंची तो उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो पारुल के साथ हुआ था। लेकिन पारुल को बहुत अच्छे से पता था कि उसका देवर उसके पति जैसा अच्छे स्वभाव का नहीं है, बल्कि अपने माता पिता और बहन जैसा धूर्त है, तो वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं देगा। और वही हुआ, उसके माता पिता और बहन के साथ साथ उसके पति ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पारुल को आज अपनी देवरानी के लिए बहुत तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका साथ देने के लिए तो उसका पति हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, पर अब इस बेचारी का क्या होगा। इसका तो पति भी इन्हीं की तरह राक्षस है, इसका तो पूरा जीवन मुश्किल हो चुका है। अगले दिन देवरानी ने दबी जबान में घर वालों के बारे में पूछा तो पारुल ने सारी सच्चाई बता दी और बोला, मैं तो भाग्यशाली थी कि मेरा पति अच्छा था, लेकिन तुम्हारा पति उन्हीं की जैसा है। पारुल ने बोला, यहाँ जीवन काटना बहुत मुश्किल है। शायद जब तुम अपने पति के साथ उसकी नौकरी वाली जगह पर चली जाओ तब कुछ शांति मिल जाएगी, क्योंकि इस घर में तो बहू की कोई औकात नहीं है, और यदि बहू का साथ उसका पति दे दे तो फिर बेटे की भी कोई औकात नहीं, जैसे मेरे पति की नहीं है, पर तुम्हारे पति की है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ हर कुकर्म में शामिल रहता है। और उसकी देवरानी को भी अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। देवरानी ने पारुल से सारी बातें पूछी, और पारुल ने अपनी शादी के बाद से लेकर आज तक के अपने साथ हुए एक एक अत्याचार के बारे में देवरानी को बता दिया, और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि अपने पति से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि इन सारे अत्याचारों को करने में तुम्हारा पति भी शामिल था। देवरानी ने बोला, भाभी आप चिंता मत करो, आप अपने घर जाइए, इन लोगों को मैं देख लूंगी। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, अभी यह मुझे ठीक से जानते नहीं है। पारुल ने बोला, अच्छा ऐसा क्या करती हो तुम? तो देवरानी ने बोला, मैं एक एनजीओ में काम करती थी, और मेरा यही काम था कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न होता है उन्हें कैसे उस उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना है। मुझे सारे कानून भी पता है, और मेरे ससुराल वालों को यह तो पता था कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, लेकिन यह नहीं पता था कि मैं किस एनजीओ में काम करती थी। शादी के कुछ दिन पहले ही मैंने अपना काम छोड़ा है, लेकिन क्या इससे मेरी जानकारी और पहुंच कम हो गई है? यह कहकर वह हंसने लगी। देवरानी की बातें सुनकर आज पारुल को समझ में आ चुका था, अब शेर को सवा शेर मिल चुका है। अब इन लोगों की हेकड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, इसलिए वह खुशी खुशी अपने शहर चली गई। कुछ दिनों बाद ही फोन पर देवरानी ने बताया, दीदी अब आप जब चाहे, जितने दिनों के लिए चाहे इस घर में आकर रह सकती हैं। किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की या करने की, खास करके हमारी प्यारी ननंद और नंदोई जी की, जो खुद को इस घर का मालिक समझते थे।